चलो, क्या पढ़ना है अभी? क्या? परक्यूजिट्स? मॉड्यूल में चेक करो, एलटीसी का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? ये मैं कर लेती हूँ, रहने दो, तुम लोग अपनी शीट निकाल लो बस। लीव ट्रैवल कंसेशन समझ में आ गया ना पूरा तुम लोग को? चलो, तुम लोग की शीट में भी होगा ये वाला क्वेश्चन, जो शीट मिली है ना सैलरीज की, उसमें होगा ये वाला क्वेश्चन। देखो क्या बेटा, 5, इलस्ट्रेशन 5 है शायद। देखो, एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर दूं, बता रही हूँ, रुक जाओ। मिस्टर डी 11th इलस्ट्रेशन में कोई, ठीक है। मिस्टर डी वेंट ऑन अ हॉलिडे ऑन 25 December 2023 to Delhi with his wife and 3 children, one son age 5 years, twin daughters age 3 years. ठीक है। They went by flight economy class, and the total cost of ticket reimbursed by the employer was 60,000, 45,000 for adults, and 15,000 for 3 minor children. Compute the amount of LTC exempt if Mr. D exercises the option of shifting out. चलो बताओ, कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा बेटा? फुल एग्जेम्प्ट होगा, फुल एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि इकोनॉमी क्लास से गया और वो तीनों बच्चों का मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड के बाद दो मल्टीपल, हाँ मल्टीपल बर्थ अलाउड होते हैं। ठीक है, चलो 12th वाला देखो, इन अब illustration 11, will there be any difference if among his 3 children the twins were 5-year-old and the son 3-year-old? पहले ट्विंस हुए, फिर एक बच्चा हुआ, फिर ट्विंस का एग्जाम हो जाएगा, छोटे वाले बच्चे का एग्जाम नहीं होगा। तो 15,000 लगे 3 बच्चों के, डिवाइड बाय 3 करो, ठीक है, इंटू 1 कर दो, मतलब इंटू 1 करने की जरूरत नहीं है। 10,000 एग्जाम, 5,000 टैक्सेबल, तो टोटल कितना टैक्सेबल होगा? 5,000 ही टैक्सेबल होगा ना। ठीक है, समझ गए? हाँ, क्या? क्या हुआ?
चलो नेक्स्ट परक्विजिट पर आते हैं। मेडिकल फैसिलिटी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। चलो नेक्स्ट लिखो गिफ्ट। गिफ्ट टू एम्प्लॉय। नेक्स्ट परक्विजिट का नाम लिखो गिफ्ट टू एम्प्लॉय। हाँ बनाएंगे। हम्म, ठीक है देखो, कुछ कुछ छोटे छोटे बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है उसको फ्रिंज बेनिफिट्स कहते हैं। वो भी परक्विजिट्स के हेड के अंदर ही आता है। अब उसके अंदर ये सब है, एक एक करके अपन डिस्कस कर लेते हैं। रैंडम ऑर्डर्स में ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गिफ्ट टू एम्प्लॉय, ठीक है। एक बार तुम लोग मुझे इंटरप्रेट करके बता सकते हो क्या लिखा हुआ है? May be received by the employee or by members of his household on ceremonial occasions and otherwise from the employer shall be determined as the sum equal to the amount of such gift। वैल्यू पहले कैसे निकालोगे उसकी? जितना उसका अमाउंट है, ठीक है। if such if the value of such gift voucher or token as the case may be is below 5,000, ठीक है, in aggregate during the previous year the value of per cadet shall be nil। इसका क्या मतलब हुआ? तो उसके ऊपर होगा तो 5,000 एग्जाम और बाकी का टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल, बिल्कुल सही। ठीक है, मतलब अगर 5,000 से ज्यादा का गिफ्ट है, वैल्यू का गिफ्ट है, तो पूरा टैक्सेबल। 5,000 से कम वाला गिफ्ट है पूरे साल के अंदर एग्रीगेट में, तो पूरा एग्जेम्प्ट। सिंपल सा है, समझ गए? ठीक है, वो एक तुम लोगों ने पता नहीं सुना होगा कि नहीं, गुजरात में एक ज्वेलर है, डायमंड मर्चेंट। ठीक है, वो हर साल अपने एम्प्लॉयज को कार गिफ्ट करता है। मैंने बताया था, कब बता दिया मैंने? फाउंडेशन में बता दिया था कि मैंने तुम लोग? अभी तो अपन ने गिफ्ट की बात करी थी क्या? हाँ ओके, तब गिफ्ट वाले प्रोविजंस में, राइट। ठीक है, तो चलो गिफ्ट का चार्ट बनाएंगे, दो बनाएंगे, है ना? हाँ बेटा। नहीं, हर हर साल अलग अलग चीजें देता होगा। कार का सुना हुआ है। ठीक, कलेक्शन हो जाता हूँ। अभी अंबानी की बेटी की शादी हुई है, अभी देखना रिलायंस के सारे एम्प्लॉयज को गिफ्ट मिले। नहीं, एम्प्लॉयज को मिलेगा। कोई बात नहीं, अभी मेरे हस्बैंड है रिलायंस से, पता चल जाएगा, अभी मिला नहीं है उन लोगों को। मिलेगा, क्योंकि उनके किसकी अभी कौन सा ओकेजन हुआ था? शादी नहीं हुई थी अभी, बच्चा हुआ था ना उनके यहाँ पिछले साल, बेबी हुआ था जो। तब भी उन्होंने कुछ अपने एम्प्लॉयज को ऐसे दिया था, गिफ्ट हैम्पर टाइप का। ठीक है, क्या एक्सपेंसिव नहीं था तब? हाँ चलो, गिफ्ट का चार्ट बनाएंगे, बहुत छोटा सा चार्ट बनाएंगे बेटा।
देखो, अगर गिफ्ट इन मनी है तो फुली टैक्सेबल ही है, ठीक है। अगर गिफ्ट इन काइंड है, ठीक है, तो नहीं, ऐसे मत लिखो, उसमें लिखो कि एग्रीगेट एग्रीगेट एफएमवी ऑफ गिफ्ट in previous year is less than rupees 5,000. Aggregate FMV of gift in previous year is less than 5,000, तो fully exempt, ठीक है। अदरवाइज फुली टैक्सेबल, ऐसा, ठीक है। इसको बड़ा कर दो। फेयर मार्केट वैल्यू, चलो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं लोन गिवन टू एम्प्लॉय विदाउट इंटरेस्ट और कंसेशनल रेट का इंटरेस्ट, ठीक है ना। हमारी बुक में टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, ठीक है। चलो देखो, बुक से देखो इसको एक बार। बहुत सिंपल है ये। वैल्यू ऑफ बेनिफिट टू द असेसी रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन फॉर एनी पर्पस मेड अवेलेबल टू एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउसहोल्ड, ठीक है, ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर बाय द एम्प्लॉयर और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ शैल बी डिटरमाइंड एज। वैल्यू कैसे निकालोगे? सबसे पहले कि कितने का बेनिफिट उसको मिला, ठीक है। So determined as the sum equal to the interest computed at the rate charged per annum by SBI as on the first day of the relevant previous year. ठीक है? In respect of the loan for the same purpose advanced by it on the maximum outstanding monthly balance as reduced by interest if any actually paid by him on such और एनी सच मेंबर ऑफ हिज हाउसहोल्ड। मतलब एसबीआई के रेट के हिसाब से आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस पर जितना इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे जितना एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को पे किया है। तो मतलब कितना का माइनस हो गया। जैसे कि मान लो एसबीआई का रेट आ रहा है 8% और एम्प्लॉयर ने लोन दिया हुआ है 6% पे, वो 2% का फर्क पड़ जाएगा ना। वो 2% क्या है? वैल्यू ऑफ परक्यूजिट है। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? हम इसको कैलकुलेट करना भी सीखते हैं। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस मींस एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर ईच लोन एज ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, ठीक है। एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस कर देंगे ऑफ ईच लोन एज ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। However, no value will be charged if such loan are made available for medical treatment in respect of prescribed diseases
or where the amount of loan are not exceeding in aggregate 20,000. 20,000 से कम का लोन है तो हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर स्पेसिफाइड डिजीज के लिए लोन दिया है तो हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे. फर्दर, वेयर द बेनिफिट relates to the loan made available for medical treatment referred to above, exemption so provided shall not apply to so much of the loan as has been reimbursed to the employee under any medical insurance scheme. मतलब एम्प्लॉयर ने भी लोन दिया और एम्प्लॉय को इंश्योरेंस से भी पैसा रीइंबर्स हो गया, तो जितना इंश्योरेंस से रीइंबर्स हो गया उतने अमाउंट पर इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, उतने पर फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा और वो एम्प्लॉय के हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल होगा. क्लियर है ना? चलो इसको शॉर्ट में लिखेंगे. हेडिंग डालो, लोन गिवन टू एम्प्लॉय, लोन गिवन टू एम्प्लॉय विदाउट इंटरेस्ट और कंसेशनल इंटरेस्ट रेट, और कंसेशनल इंटरेस्ट रेट, विदाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फ्री लोन बोलेंगे अपन, है ना, या फिर एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट. इसमें टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे? अपन लेंगे लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ each month into SBI इंटरेस्ट रेट. कब का लेना है इंटरेस्ट रेट? 1 April of previous year minus actual interest rate. इसमें नोट डालो, फर्स्ट नोट डालो, इफ लोन इज अप टू 20,000, if loan is up to 20,000, then interest benefit is not taxable. Then interest benefit is not taxable. Second note डालो, if loan is taken for treatment of specified diseases, if loan is taken for specified diseases, then interest benefit is not taxable. Then interest benefit is not taxable. Benefit is not taxable.
ठीक है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा अमाउंट हो, स्पेसिफाइड डिजीजेस के लिए है तो कितना भी अमाउंट हो सकता है, टैक्सेबल नहीं होगा। है ना, लिख लो उसके आगे, इवन इफ लोन अमाउंट इज मोर देन 20,000, इवन इफ लोन अमाउंट इज मोर देन 20,000। एक एग्जाम्पल बनाते हैं अपन इसमें। एम्प्लॉयर हाँ लिखवा देती हूँ, नोट नंबर 3 डाल लो। नोट नंबर 3 डालो, इफ लोन इज प्रोवाइडेड फॉर स्पेसिफाइड डिजीजेस, if loan is provided for specified diseases and employee is also getting medical insurance reimbursement, then interest benefit will be taxable, up to the extent of reimbursement amount। एग्जाम्पल नोट करो, एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हाउसिंग लोन ऑफ ₹12 लाख टू एम्प्लॉय ऑन 1 अप्रैल 2023। एम्प्लॉय ये लिखा, employer provided housing loan of ₹12 lakh to employee on 1 April 2023. Employee repays ₹1 lakh every month starting from April itself। अप्रैल के मतलब हर साल, हर महीने के एंड में वो क्या कर रहा है, रीपेज 1 लाख इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, कर लो इन द एंड ऑफ एवरी मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल। ठीक है, एम्प्लॉयर चार्जेस 6% interest rate, SBI interest rate is 12% on 1 April 2023। ठीक है, आपको क्या करना है, हर मंथ का आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड वाला क्या लेना है, लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ, है ना, इनटू डिफरेंस इन इंटरेस्ट। तो डिफरेंस इन इंटरेस्ट पहले ही कैलकुलेट कर लो, एसबीआई का इंटरेस्ट कितना है 12% और एक्चुअल इंटरेस्ट रेट कितना है, तो कितने का डिफरेंस है 6% इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को। अब हर मंथ का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैलकुलेट करो, उस पे हर मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, टैक्सेबल
टैक्सेबल इंटरेस्ट बेनिफिट कैसे कैलकुलेट होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। आउटस्टैंडिंग अमाउंट हर मंथ के एंड में उसने अप्रैल से ही 1 लाख रुपीज रीपे करना चालू किया, तो अप्रैल के एंड में कितना बचा होगा बेटा? 11 लाख। फिर कितना बचा होगा? 10 लाख। ऐसे ही हर महीने का निकल जाएगा। ठीक है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मार्च में कुछ नहीं बचा। ठीक है, हमको बेनिफिट कैलकुलेट करना है 6% का पर मंथ के हिसाब से। हर मंथ का अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो 11 लाख पे 6% डिवाइड बाय 12, सबको इंटू करना है हमको 6% से डिवाइड बाय 12 करना है। हम एक कॉमन भी कर सकते हैं, पहले कर लो, अलग अलग भी करके देख लो, फिर मैं एक साथ कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला बता दूं। सिक्स परसेंट करना पड़ेगा ना बेटा, 6/12 से कैसे होगा? 6 मंथ्स का थोड़ी ना निकालना है, 6% निकालना है फॉर 1 मंथ। Yes. 33,000 इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है। इंटरेस्ट सारे मंथ्स का निकाल कर टोटल कर लेना बेटा सब लोग। $33,000। अब इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते थे? सारे आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स को टोटल कर लेते, है ना?
और जो ये कॉमन है, राइट, तो सबका टोटल करके टोटल ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ इनटू कर देते हैं अपन डिफरेंस इन रेट, ठीक है, डिफरेंस इन रेट का परसेंटेज डिवाइड बाय अपन कर देते 12 से, तो भी आ जाता, करके देख लो, आ रहा है ना। क्या, हाँ, वो भी हो जाएगा। वो तो तुम लोग को देखना पड़ेगा कि उस टाइम तुम लोग का दिमाग कितना अच्छा चलता है। Alcoholic beverage. चलो अभी ये वाला पढ़ते हैं। फ्री और कंसेशनल फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, ठीक है। तो अभी चार्ट बनाएंगे, पर पहले पढ़ लो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ, पहले वैल्यू निकालना सिखा रहे हैं, राइट। द वैल्यू ऑफ फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस provided by employer to employee shall be the amount of expenditure incurred by the employer. The value of perquisite is amount incurred by the employer, जितना खर्चा employer कर रहा है, right. Amounts are determined shall be reduced by the amount if any paid or recovered from the employee for such benefit or amenity. मतलब benefit to employee निकाल रहे हैं अपन, उसको कितना benefit मिला, जितना employer ने उसके खाने पे खर्च किया, माइनस जितना उससे रिकवर कर लिया गया, जितना उससे चार्ज किया गया है फॉर दैट लंच। मान लो लंच दे रहा है एम्प्लॉयर, है ना, लंच। मान लो कोई कंपनी में काम करते हो, एम्प्लॉयर लंच करवाता है, या बहुत सारी कंपनी में क्या होता है ना, वो टोकन्स मिलते हैं कैंटीन के, ठीक है, एम्प्लॉयर के, तो वो टोकन ले जाओ और वही टोकन देकर आप क्या ले सकते हो, लंच ले सकते हो। वो टोकन एक अमाउंट ही होता है, ठीक है। However, the following would not be treated as perquisite. Okay? Free food and non-alcoholic beverages provided by such employer during working hours at office or business premises, ठीक है, और through paid vouchers, जो अभी मैं बता रही थी, ठीक है, which are not transferable and usable only at eating joints, ठीक है। एम्प्लॉयर ने पेड वाउचर्स दे दिए हैं जो कि वो फूड जॉइंट्स में ही आप यूज कर सकते हो और ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। टू द एक्सटेंट, ये दोनों पॉइंट्स के लिए, टू द एक्सटेंट द वैल्यू देयरफॉर आइदर के either case does not exceed 50 rupees पर। समझ में आया ये वाला पॉइंट, क्या बोल रहे हैं। ₹50 पर मील तक का है, ठीक है ना, मतलब ₹50 के ऊपर का अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। टी स्नैक प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, देखो ऊपर का हाउएवर वाला पॉइंट, फॉलोइंग वुड नॉट बी ट्रीटेड एज परक्विजिट, टी स्नैक प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर नॉट टैक्सेबल, ठीक है। और फ्री फूड
और नॉन अल्कोहलिक बेवरेज ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स प्रोवाइडेड द रिमोट एरिया और ऑफशोर इंस्टॉलेशंस, ये भी क्या है, नॉट टैक्सेबल। ठीक है, समझ गए क्या? हाँ, चलो 115 बीएससी का तो एक ही साथ अपन पूरा देखेंगे। ठीक है, इसकी हेडिंग डालो, मैं इसका चार्ट बनवाती हूँ। चलो बनाए। इसमें सबसे पहले लिखो वैल्यू ऑफ परक्यूजेट इज इक्वल्स टू वैल्यू, इसमें लिखो फ्री और कंसेशनल फूड, फ्री और कंसेशनल फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। ठीक है, मतलब अल्कोहलिक बेवरेजेस तो हमेशा टैक्सेबल ही होंगी। ठीक है, हाँ, वैल्यू ऑफ, हेडिंग डाल दी है, उसके नीचे लिखना वैल्यू ऑफ परक्यूजेट इज इक्वल्स टू expense incurred by employer माइनस, हाँ, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। अपन कोई भी परक्यूजेट की वैल्यू निकालेंगे ना बेटा, उसमें से अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय फॉर दैट परक्यूजेट क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हम निकाल रहे हैं कि उसको कितना बेनिफिट मिला, उतना उसकी सैलरी में जोड़ना है। ठीक है, तो जितना उसने पे कर दिया है उतना उसको बेनिफिट नहीं मिला है, तो ये हमेशा लेस करना ही है। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ परक्यूजेट आ गया। अब इसमें अपन तीन पार्ट्स करते हैं।
if food is provided during working hours at office or through vouchers, value is up to rupees 50 per meal, है ना? Then fully exempt. यहाँ पे ध्यान रखना, if value is more than 50, then नहीं, fully taxable नहीं है यहाँ पर, ठीक है? अमाउंट इन एक्सेस ऑफ ₹50 इज टैक्सेबल, ठीक है? ₹50 तक का एग्जेम्पशन है बेटा, क्योंकि लिखा है टू द एक्सटेंड द वैल्यू thereof either case does not exceed ₹50 पर, टू द एक्सटेंड ₹50 क्या है? एग्जेम्प्टेड, ठीक है? तो वैल्यू माइनस ₹50 इज टैक्सेबल। वैल्यू से मेरा मतलब है वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, है ना? तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इज ₹50 पर मील, फुली एग्जेम्प्ट। वैल्यू इज मोर देन ₹50, तो क्या करेंगे? वैल्यू माइनस 50 विल बी टैक्सेबल। ये क्लियर है? पक्का? अब सेकेंड पॉइंट में अपन सेकेंड उसमें क्या लिखें? टी कॉफी ब्रेकफास्ट, टी टी और स्नैक्स लिखा हुआ है, उसमें कॉफी फ्रूटी सब आ जाता है, ठीक है? हाँ, कोई चाय नहीं पीता, कॉफी पीता है। कोई चाय कॉफी दोनों नहीं पीता, फ्रूटी पीता है। समझ में आया? सब आ जाता है उसमें, है ना? ऐसे बिल्कुल लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे कि चाय लिखा है तो सिर्फ चाय ही मिलनी चाहिए, कॉफी नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है? टी कॉफी और स्नैक्स या ब्रेकफास्ट कुछ भी लिख लो, ठीक है? प्रोवाइडेड इन ऑफिस, ये क्या है? फुली एग्जेम्प्ट, है ना? एम्प्लॉय को चाय पिलाना एम्प्लॉयर का धर्म होता है बेटा, तो काम करवाओ तो चाय तो पिलाओ कम से कम। और तीसरा क्या होगा? कहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है फूड? रिमोट एरियाज में, है ना? फूड इज प्रोवाइडेड इन रिमोट और ऑफ शोर एरियाज, फुली एग्जेम्प्ट। लंच, चलो
नेक्स्ट करें, कितने बजे तक है अपनी क्लास? 11:15 तक है ना? चल, मॉड्यूल से दो प्रोविजंस रीड करेंगे, यूज ऑफ मूवेबल असेट और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट। ठीक है, बहुत सारे हैं, अभी नहीं बता रही। चलो, यूज ऑफ मूवेबल असेट और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट। देखिए, देखो, वैल्यू परक्विजिट इज डिटरमाइंड अंडर, अगर सिर्फ यूज करने के लिए दिया, तुम लोग को पता होगा कंपनीज एम्प्लॉयज को क्या देती है, लैपटॉप यूज करने के लिए देती है। मेजरली कंपनीज अपने एम्प्लॉय को, अगर उसका काम है लैपटॉप वाला तो ठीक है, तो लैपटॉप देती ही है यूज करने के लिए, बट वो आपका परमानेंटली नहीं हो जाता। आप जॉब छोड़ोगे, वो लैपटॉप आपसे वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, तो यूज ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर दिया जा रहा है, तो बेटा वैल्यू ऑफ बेनिफिट इज निल। ठीक है, क्योंकि वो ऑफिस के काम के लिए दिया जाता है। और मेजरली कंपनी पता है क्या करती है, उन लैपटॉप पे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखती है कि कुछ साइट्स को छोड़कर और कोई साइट उस पर चलेगी भी नहीं। ट्रैकिंग लगा के रखते हैं, हाँ, कि कोई और साइट खुली तो वहां पे चले जाता है नोटिफिकेशन उनके पास कि इस एम्प्लॉय ने ये वाला ऐप डाउनलोड किया है या ये वाला साइट खोला है। पर्सनल यूज में आप ला नहीं सकते वो लैपटॉप। हाँ, ठीक है, तो एक्चुअली वो तो ऑफिस यूज के लिए ही है, तो उससे बेनिफिट मिल रहा है क्या एम्प्लॉय को, सोच के देखो। नहीं, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ परचेज इज, ठीक है। अब मूवेबल असेट्स अदर देन लैपटॉप एंड कंप्यूटर एंड असेट ऑलरेडी स्पेसिफाइड। ठीक है, असेट ऑलरेडी स्पेसिफाइड मतलब जैसे कि कार, कार का डिस्कशन अभी अपन ने नहीं किया ना, कार का डिस्कशन अलग से होगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें कितना टैक्स वैल्यू ऑफ परचेज है, 10% of the actual cost of such asset or the amount of rent or charge paid or payable by the employer as the case may be। ठीक है, कार को, लैपटॉप, कंप्यूटर को छोड़कर कोई भी और मूवेबल असेट यूज करने के लिए दिया गया है, तो उस असेट अगर देखो एम्प्लॉयर ने खरीदा है और फिर यूज करने के लिए दिया है तो 10% ऑफ कॉस्ट ले लेंगे। एम्प्लॉयर ने भी उसको किराए पर लिया है और आगे एम्प्लॉय को दे दिया है, तो जितना वो रेंट पे कर रहा है, मतलब जितना खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, ठीक है, 10% भी उसके हिसाब से लिया है कि डेप्रिसिएट हो रहा होगा वो, कि एक साल में अगर एम्प्लॉय यूज करेगा तो 10% उस पर क्या लग जाएगा, डेप्रिसिएशन, तो इतना ही बेनिफिट हो गया टू द एम्प्लॉय। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ? है ना? तो तीन पार्ट्स अपन करेंगे, एक तो लैपटॉप कंप्यूटर, एक कार वाला, कार वाला अलग ही कर देंगे उसको, यहाँ से अलग से ही देख लेंगे उसको। ठीक है, और बाकी जितने भी असेट्स मूवेबल बचे, है ना, अगर एम्प्लॉयर ने खरीदा है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, एम्प्लॉयर ने किराए पे लिया है तो अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर एज रेंट। ठीक है, क्लियर है? नोट देख लो क्या लिखा है, ये तो तुम लोग कसम खा के रख लो। एम क्या गलत मॉड्यूल उठा लाया? कोई बात नहीं, कल से सही ले आना। ठीक है, हाँ, तो ये वाला तो अपन को करना ही है कि एम्प्लॉय से अगर कुछ भी लिया जा रहा है तो उतना वैल्यू ऑफ परचेज से क्या हो जाएगा, हो जाएगा। समझ गए क्या? हाँ, इसका भी चार्ट बना लेते हैं, साथ में ये वाला भी पढ़ लो, फिर एक साथ बना लेंगे। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट, यहाँ पर क्या किया, ऊपर यूज करने के लिए दिया था, यहाँ पे क्या कर दिए, ट्रांसफर ही कर दिया है। ठीक है, तो बेटा हाँ दे दिया है। तो तीन कैटेगरीज बने हुई है एसेट्स की, मूवेबल एसेट्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो depreciated value of asset, depreciation is computed at the rate 50% on WDV for each completed year of usage। तो देखो, एम्प्लॉयर ने खरीदा होगा, एम्प्लॉयर ने यूज किया होगा, और यूज करने के बाद एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दिया, तो जितना उसने यूज किया उतने सालों का क्या लगाते जाएंगे, डेप्रिसिएशन। जब दिया तब तक की डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकाल लेंगे, उतना ही बेनिफिट हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ।
और डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे, 50% ऑन WDV मेथड। ठीक है, समझ में आया? हाँ। इसके बाद मोटर कार, अगेन डेप्रिशिएटेड वैल्यू लेनी है, पर डेप्रिसिएशन कितने रेट से लगाना है, 20% फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज। ठीक है ना? अगर आधा साल यूज किया तो उसको इग्नोर करेंगे, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ यूसेज के लिए अपन को क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन। अदर एसेट्स पे कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, हाँ, 10% SME फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज। ठीक है, समझ गए क्या? हाँ, चलो नीचे वही कसम वाली बात लिखिए, वो तो तुम लोग को करनी है। चलो, दो पॉइंट्स लिखेंगे, एक तो यूज ऑफ मूवेबल एसेट, हाँ दो अलग अलग बनाएंगे, पहले यूज ऑफ मूवेबल एसेट फिर ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। है ना? फर्नीचर दिया है, टीवी दिया है, फ्रिज दिया है, बाइक दिया है, फोन दिया है। ठीक है, सब इसमें आ जाएंगे। टैबलेट दिया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा, वैसे आ भी सकता है टैबलेट, इसमें कंप्यूटर की तरह यूज तो हो ही जाता है वो। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो कितना लेंगे, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। टैक्सेबल वैल्यू 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, इसमें से माइनस करना ही है वो, एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉय है ना। और अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉय है, बाय एम्प्लॉयर है, तो टैक्सेबल अमाउंट इज हायर चार्जेस पेड बाय हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। स्टार बना लो नीचे। amount recovered from employee will be reduced, amount recovered from employee will be reduced from value of perquisite, recovered from employee will be reduced from value of perquisite। नेक्स्ट डालो, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट,
लैपटॉप, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट, टैक्सेबल वैल्यू बस लिख लो इतना। क्या करेंगे, WDV लेंगे, है ना, WDV। अच्छा माइनस तो करेंगे एम्प्लॉय, अमाउंट रिकवर्ड बाय एम्प्लॉय, तो उसका अपन एक ही नोट डाल लेंगे स्टार बना के, ठीक है। WDV लेंगे और WDV कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन, या ऐसे लिखो डेप्रिशिएटेड एट द रेट 50% WDV method for each completed years. मोटर कार, टैक्सेबल वैल्यू वही है बेटा, टैक्सेबल वैल्यू WDV ही है, डेप्रिशिएटेड एट द रेट 20% WDV मेथड। और एनी अदर असेट, हाँ, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू WDV लेंगे। WDV कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएटेड एट द रेट 10% SLM मेथड। ऊपर जो स्टार में लिखा था वो नीचे कॉपी करो, यूज ऑफ मूवेबल एसेट में जो स्टार में लिखा था वो वापस से लिखो। एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय विल बी, लिख लिया है ना। एक नोट और डाल लो इसमें, एक नोट और डाल लो, डालो इफ, सॉरी, डेप्रिसिएशन शुड बी, नोट लिखो, डेप्रिसिएशन शुड बी calculated for completed years, calculated for completed years from the date on which asset acquired, from the date on which asset acquired by employer, by employer till the date on which asset transferred,
ठीक है। कंप्लीटेड ईयर्स कहां से कहां तक देखने हैं? एक्विजिशन से ट्रांसफर की डेट तक कंप्लीटेड ईयर्स देखने हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर्स नहीं देखने, है ना। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं इसका। लिखो एम्प्लॉयर acquired a car on 1st December 2019 for rupees 6 lakhs. This car is transferred to employee on आज के डेट है 25th July 2023। 24 है पर 23-24 के ईयर का कर रहे हैं ना। 23, ठीक है। अमाउंट चार्ज्ड from employee is rupees 1 lakh. Calculate value of perquisite in hands of employee. चलो कितने कंप्लीटेड इयर्स एम्प्लॉयर ने यूज कर ली कार और फिर ट्रांसफर किया? दिसंबर से काउंट करो। 1 दिसंबर 19 से 1 दिसंबर 20, फिर 1 दिसंबर 21, फिर 1 दिसंबर 22। 1 दिसंबर 23 तक यूज करी क्या? नहीं, उसके पहले ट्रांसफर कर दी। कितने साल कंप्लीट हुए? 3। तो 3 साल के लिए 20% के रेट से WDV मेथड से क्या लगाएंगे? डेप, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस्ट लिखो 6 लाख माइनस डेप करो फर्स्ट ईयर का 20%, फिर माइनस करो डेप सेकेंड ईयर का 20%, फिर माइनस करो डेप थर्ड ईयर का 20%। ये इतना माइनस करने के बाद WDV आ जाएगी, डेप्रिशिएटेड अमाउंट। इतना निकालो पहले। %, 1,20,000 ना पहले साल का, 4,80,000, फिर 96,000, 3,84,000, 76 कितनी आई? 3,07,000। ये है हमेशा अमाउंट रिकवर्ड फॉर एम्प्लॉय क्या करना है? लेस करना है। तो टैक्सेबल perquisite is 2,72,100।
चलो एक बहुत छोटा सा पॉइंट है। कौन से नंबर का परक्विजिट में पहुंच गए अपन? 7 कर लिए। 8 नंबर का डालो। ईसॉप। ईसॉप तो पता है तुम लोगों को कि नहीं? फुल फॉर्म लिखना है तो लिख लो। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसमें क्या होता है? एट प्राइस है ना, एट कंसेशनल रेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगा? खुद से सोच के बताओ। कैसे निकलेगा? मार्केट वैल्यू लेंगे। बिल्कुल सही। तो मार्केट वैल्यू माइनस इशू प्राइस बोल सकते हैं अपन। जो इशू प्राइस है, जो डिफरेंस है वो क्या है? बेनिफिट है इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, उतना टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। और एफएमबी कब की देखनी है, मार्केट वैल्यू कब की देखनी है? जिस दिन एक्सरसाइज हो रहा है ऑप्शन। ठीक है, उस दिन तक। ठीक है, तो लिखो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। ये सब का मीनिंग लिखवाने की जरूरत है क्या, कि पता है? पता है पक्का? शुभ? नहीं? लिख ले, लिख ले। इट मीन्स इशू ऑफ शेयर्स। मत लिख। इट मीन्स इशू ऑफ शेयर्स at concessional rate at concessional rate to employees। अपने ही एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी के शेयर दे रहे हैं एट कम रेट। ठीक है, वो ईसॉप होता है। क्या लिखा अब? टैक्सेबल, हाँ, वैल्यू ऑफ पर्क। कैसे निकलेगा? हम लेंगे एफ एम वी ऑफ शेयर्स माइनस इशू प्राइस। एफ एम बी कब की लेंगे? एफ एम बी शुड बी टेकन on the date on which employee exercise जिस दिन एम्प्लॉय डिसाइड करता है कि मुझे लेने हैं ESOP, उस दिन का एफएमबी माइनस इशू प्राइस क्या हो जाएगा? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। इन सारे परक्विजिट्स में कुछ भी एग्जाम्पशन नहीं है, जहाँ एग्जाम्पशन होता है वहां पर स्पेसिफिकली पढ़ लेते हैं ना। ठीक है, एक सेक्शन और एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं आज। चलो यहीं से देख लो। तो एचआरए का है ना? नहीं, ये नहीं। एचआरए का अपन पूरे होटल के साथ एक साथ ही कर लेंगे। अभी मैं तुम लोग को कोई छोटा सा करवा देती हूँ।
कार और रेंट फ्री अकोमोडेशन बड़ा है, वो अपन कल देखते हैं। चलो, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं वो करते हैं। ये 8 नंबर का था ना, 9th नंबर डालो। 9th नंबर डालो। लिखो एजुकेशन फैसिलिटी। एजुकेशन फैसिलिटी बेटा। अब देखो, अगर एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है टू एम्प्लॉय, देख, वैल्यू ऑफ फ्री और कंसेशनल एजुकेशनल फैसिलिटी। If school fees of children of employee or any member of employee's household is paid or reimbursed by the employer and employees on employee's behalf, it will be perquisite in the hands of all employees. But if the education facility is provided in the school maintained by the employer, मतलब school किसका है? Employer का खुद का, or in any school by reason of being employment, being reason of being employment at free of cost or at concessional rate, it would be perquisite in the hands of the specified employee only. ठीक है? The value of perquisite to the employee resulting from provisions of free or concessional educational facility क्या क्या है देखो. If educational institution is maintained by or owned by employer, ठीक है, या if free education facility is allowed to any in any other educational institution by reason of being in employment of that employer. तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितना है? कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन और नियर द लोकेलिटी। एम्प्लॉयर का स्कूल है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पे फीस नहीं लग रही, तो हम देखेंगे कि अगर सिमिलर स्कूल में, उसी सेम लोकेलिटी में कोई और स्कूल होगा, वहां पर अगर बच्चे पढ़ते तो कितना पैसा लगता। ठीक है? However, there would be no perquisite if the cost of such education or the value of such benefit per child does not exceed 1,000 per month. ठीक है ना? वैसे इतनी कम फीस अभी कोई स्कूल की नहीं होती। ठीक है, पर अगर 1,000 से कम की कॉस्ट आ रही है उसको इग्नोर कर देंगे, अगर ज्यादा की आ रही है तो टैक्सेबल कर देंगे। समझ में आया है ना? अदर में अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर इन दैट, किसी और स्कूल में पढ़ रहा है जो एम्प्लॉयर का नहीं है या एम्प्लॉयर कनेक्टेड नहीं है स्कूल से, तो जितना एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है उतना क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ परचेज इन द हैंड्स ऑफ लॉयर। ठीक है? हाँ, दसम वाली बात तो लिखी होगी, है ना? नोट पढ़ो क्या लिखा है। Exemption of 1,000 per month is allowed only in case of education facility provided to the children of the employee and not in case of education facility provided to any other household members. समझ गए हो इतनी बातें? इसको अपन प्रॉपर बनाते हैं। डालो एजुकेशन फैसिलिटी, हेडिंग डालो। एजुकेशन फैसिलिटी के अंदर वी विल मेक 3 पार्ट्स। पहला फॉर एम्प्लॉय अगर है, देखो इस वाले सेक्शन में एम्प्लॉय की बात तो की नहीं। अगर एम्प्लॉय को खुद के एजुकेशन के लिए दिया जा रहा है पैसा तो वो फुली एग्जेम्प्ट होता है बेटा। बहुत सारे स्कूल्स हैं
जैसे जहाँ पर स्कूल्स में बीएड बहुत जरूरी होता है टीचर्स के लिए, कोई बहुत अच्छी टीचर है, बीएड नहीं है, तो स्कूल वाले उसको बीएड करवा रहे हैं, उसकी फीस पूरी बीएड की पे कर रहे हैं, एम्प्लॉय के लिए पे कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो कोई टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि स्कूल एक्चुअली में अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट बनाओ फॉर चिल्ड्रन। तीन बनाएंगे, चिल्ड्रन के अंदर दो बनाएंगे। चिल्ड्रन के अंदर दो ऐसे बनाएंगे कि इसमें लिखेंगे, पहला वैल्यू ऑफ एजुकेशन इज अप टू ₹1,000 per month per child, and सेकेंड पॉइंट इसी के नीचे, एजुकेशन इज प्रोवाइडेड, education is provided in हाँ, employers maintains own school, employers own institute लिख लो, स्कूल में तो फिर वो कॉलेज नहीं आएगा ना। employer employers own institution or institution where employer has a tie up, or where institution where employer has a tie up, then fully exempt. Otherwise fully taxable. Value of education is up to 1,000 per month per child, and या तो स्कूल कॉलेज जो भी है वो खुद एम्प्लॉयर का है, या फिर एम्प्लॉयर का उसके साथ टाई अप है, तभी तो एम्प्लॉयमेंट में होने की वजह से वहां पर फ्री एजुकेशन मिल रही है ना, तो फुली एग्जाम्प्ट होगा दोनों कंडीशन पूरी होने पर, नहीं तो फुली टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर के लिए हो गया, चिल्ड्रन के लिए हो गया, एनी अदर रिलेटिव, फॉर एनी other relative fully taxable. नहीं बेटा अभी करती हूँ, अभी आज रुक जाओ, है ना, फिर देखते हैं। आज क्या है, थर्सडे, सैटरडे तक रुक जाओ, ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं। क्लियर है ये, चलो बाकी का कल करते हैं।
3 या 4 दिन में अपना सैलरी खत्म हो जाएगा, फिर क्या बचा है अपना? कंप्यूटेशन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन है बड़े बड़े, क्योंकि कंप्यूटेशन में तो ये पूरे हेड्स मिलाकर एक साथ क्लब होकर आएगा ना क्वेश्चन। उसमें सेट ऑफ भी होगा, उसमें डिडक्शन भी होंगे, उसमें क्लबिंग भी होगा, उसमें 5 हेड्स की इनकम हो सकती है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एक। हाँ, उसके लिए अपन पूरा रिवाइज करके फिर करेंगे वो कंप्यूटेशन वाला, है ना। और उसके अलावा अपना बचा एडवांस टैक्स, टीडीएस और रिटर्न्स, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अगले वीक तक टैक्स खत्म हो जाना चाहिए अपना। टैक्स में से तुम लोग का जीएसटी वाला है, बढ़िया है। बस तो टैक्स का पूरा रिवीजन प्लान करो,